करते हैं लेट्स से। Okay, so today we are going to start with atomic structure. Atomic structure में what is the one thing you understand first? That is subatomic particle. Okay, so there was a scientist Dalton who said कि atom is the smallest representation of matter. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल यही था ना कि भाई जो मैटर है, मैटर का मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच इज हैविंग मास। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर। और उस मैटर का स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एटम। ठीक है, व्हाट ही आल्सो सेड, डाल्टन ने और क्या बोला? ही सेड कि फॉर ए सर्टेन सब्सटेंस और एलिमेंट ऑल द एटम्स आर गोइंग टू बी ऑफ सेम साइज और सेम मास। ठीक है, सबका उनका साइज सेम होगा, मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऑल दोस थिंग्स। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट द साइज एंड मास आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थोड़ा शुरुआत में थोड़ी थ्योरी है तो मैं थोड़ा थ्योरी आपको समझा दे रहा हूँ, राइट? थोड़ा सा हिस्ट्री है कि किसने क्या बोला एंड हाउ वी कम टू नो ऑल दी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट है और ये शायद आपने एक बार 10th में पढ़ा है। सब लोगों ने पढ़ा है? देन जस्ट रेज योर हैंड जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर 10th में पढ़ा है। सर 9th में था। 9th में था? 9th में पढ़ा है, सॉरी। हाँ सर। ठीक है, कोई ऐसा है जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है 9th में? अभी सब लोग नीचे करो हाथ। कोई है ऐसा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? सो आई एम अज्यूमिंग कि बस ये जो बेसिक हिस्ट्री वाली चीजें हैं बस वो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, राइट? वी डोंट वांट टू dwell too much into what somebody said and like how somebody said, though I will explain but not too much, है ना? So Dalton said कि matter, smallest representation of matter is going to be atom. For different number of elements the atom size is going to be different, and this is the smallest representation, so you cannot destroy or cut the atom, right? This is going to be smallest representation. So all these things was said by Dalton. But simultaneously there was some certain experiments were going on where something from the matter is also there which is charged in nature, है ना? इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पे फेराडे वाज द वन मोर साइंटिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? वो ये इलेक्ट्रिक बैटरी इन सब पे काम कर रहे थे। सो ही सेड कि मैटर में कुछ तो ऐसा होता है जो चार्ज कैरी करता है। अब अगर एटम इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है और एटम न्यूट्रल है, राइट? एटम इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, तो ये निगेटिव चार्ज जो कैरी करने वाला ये जो एटम्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, या पार्टिकल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? सो देयर वाज सर्टेन इंसिडेंट्स कि जब ये था कि कुछ तो है एटम के अंदर और भी, ऐसा नहीं है एटम ही स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है। देयर वाज सम एविडेंस and that's why certain, let's say, scientist was doing something, so there was one more scientist, Thomson। ठीक है, थॉमसन आइडेंटिफाइड कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन है और क्या है इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू थॉमसन। व्हाट थॉमसन डिड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे ये भी समझते हैं कि ये जो जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, है ना, कि कैसे एटम आया, इलेक्ट्रॉन आया, राइट? इन सब में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट हम सबको नहीं पढ़ सकते, राइट? हम किनको पढ़ रहे हैं? जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी था, कुछ ऐसा कहा जो अभी तक होल्ड हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, राइट? हो सकता है उसकी कुछ बातें सर्टेन जो उन्होंने मॉडल दिए वो गलत हो गए हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो, है ना, पहली बार किसी ने बोला, पहली बार किसी ने बताया और वो अभी तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? ऑल दोस थ्योरी वी आर अंडरस्टैंडिंग। अनदर थिंग, है ना, कई लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, है ना? ये सुना है? ये सुनो। यस सर। है ना?
केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो साइंस है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, तो जितनी भी साइंस है ना, उन सब साइंस में कैसे थ्योरी दी जाती है, राइट, हाउ समबडी इज गोइंग टू डिड्यूस कि ऐसा कुछ हुआ, राइट. तो सबसे पहले कुछ हुआ, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ देखा, मतलब दैट इज अ रिजल्ट. नाउ दे आइडेंटिफाई कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा. अकॉर्डिंग टू लेट्स से रिजल्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस दे हैव गिवन सम हाइपोथेसिस, एक थ्योरी दे दी कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट. So somebody has given this let's say theory कि ये जो ये हो रहा है वो इस रीजन से हो रहा है. Now people are going to think what, जो अदर साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे. दे आर अप्लाइंग देयर ओन माइंड एंड दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई देयर ओन लॉजिक कि भाई ये जो मैं ये कह रहा है ये वास्तव में सही है या कट सकता है, राइट. वॉट एवर द थ्योरी somebody has given that is valid or there is some loopholes or drawbacks or limitations. अगर लिमिटेशंस होंगी तो फिर क्या होगा, वो मॉडल कट जाएगा, है ना. उसको और मॉडिफाई करने के लिए कोई और साइंटिस्ट उस पे ऑब्जर्व करेगा. तो द वन थिंग which we are going to understand is कि science comes from the lab और experiments. ठीक है, साइंस कहाँ से आ रही है, केमिस्ट्री कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. कि कुछ ऐसा होता है जो रिजल्ट मिले, देन पीपल आर गोइंग टू एनालाइज दोज रिजल्ट, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू एनालाइज दोज रिजल्ट देन दे आर गोइंग टू अप्लाई द लॉजिक. तो ये कुछ ऐसा है कि कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको पहले पता है, कुछ हो रहा है उसका आंसर आपको पहले पता है, देन यू आर गोइंग टू ट्राई योर ओन लॉजिक एंड जस्टिफाइंग कि ये आंसर कैसे आया होगा. अंडरस्टूड, नॉट द अदर वे अराउंड कि हम पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे एंड देन वी आर मेक श्योर कि हमारा जो लॉजिक था वो सही है. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स and by seeing the results we are going to say okay this is the logic which is going to happen. तो results कई बार क्या है, अलग अलग आते हैं. अब क्यों आते हैं इस पे भी थोड़ा बात करते हैं. तो जब हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे, छोटे लेवल पे जा रहे हैं, then there is a certainty in uncertainty in the behavior. There is uncertainty in the behavior. ठीक है, behavior of let's say we are going to say elements or atoms whatever, molecular level पे जो भी है. तो जैसा हमने सोचा है वो वैसा हमेशा होता नहीं है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट. हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कुछ होने की ये ज्यादा है, राइट. तो कई बार जो हमने सोचा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने सोची है वो ज्यादा नहीं आता है. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट कि भाई ये तो ऐसा हो ही रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड अनदर लॉजिक कि भाई ये क्यों हुआ होगा. हो गया कॉम्प्लिकेटेड, है ना. जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि आप बाजार गए, बाजार से जब वापस आए तो आपका रूम जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब था. आपका रूम थोड़ा जस्ट डिस्टर्ब था. ठीक है, नाउ दिस इज द रिजल्ट व्हिच यू आर सीइंग कि आपका रूम डिस्टर्ब है. ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to see the circumstances and going to make a hypothesis or give a idea कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना. so you can come up to the any let's say possible reasoning कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपकी मदर ने देखा कि आपका रूम बहुत गंदा है तो उन्होंने साफ कर दिया. हो सकता है आपके घर में कोई पेट है, तो आप जस्टिफाई कर लोगे, साफ है तो मम्मी ने साफ किया होगा. गंदा और हो गया तो कोई पेट आया उसने कुछ है ना गिरा दिया वगैरह. या ऐसा हो सकता है कोई पेंट वाला आया उसने घर में पेंट मारा, है ना. या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि वो पेस्ट कंट्रोल वाला आया उसने पेस्ट कंट्रोल किया, राइट. अकॉर्डिंग टू द रीजन की कैसी स्मेल आ रही है क्या है ना, यू आर गोइंग टू डिड्यूस सम हाइपोथेसिस और सम मॉडल यू आर गोइंग टू गिव कि ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना. नाउ यू कैन नॉट मेक द लॉ ऑल द टाइम कि जब भी मैं बाहर गया ऐसी स्मेल आई तो यही हुआ होगा, राइट, है ना. देयर आर गोइंग टू बी सम इंसिडेंसेस की सेम चीजें हो रही हैं, कुछ और हो गया हो. Now this is what is science is. So we are going to see, first we are going to see the results and then we are going to deduce the logic कि ऐसा क्यों हुआ है.
कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड होता है वो उससे कुछ अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई पीपल से कि यार ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहना आसान है, उसके पीछे भी लॉजिक है, बट एक्सेप्शन कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो हमने लॉजिकली सोचा था या जो हम पढ़ रहे थे, राइट, उससे कुछ अलग हो गया। ऐसा रिएक्शंस में ज्यादा होता है। ठीक है, कैन यू रिलेट दिस? ये समझ में आ गया? हाँ सर। है ना? तो केमिस्ट्री में ये जो है वो एक चैलेंज रहेगा। तो कैसे हम समझ सकते हैं केमिस्ट्री को? जब हम वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट कि यार ऐसा कुछ होगा, है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि ऐसा कुछ होगा, तो हमें इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिकॉज द रीजन इज डिफरेंट। ठीक है, उसके पीछे का रीजन कुछ अलग हुआ होगा, दैट्स व्हाई द दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको एक्सेप्शंस आसान लगेंगे, रादर देन मगिंग देम अप। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट एंड देन यू आर गोइंग टू मूव अहेड। ठीक है, एक तो ये बात होगी। तो अब यहाँ पे भी यही है कि जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने अपना रीजनिंग दिया, फिर किसी ने फिर किसी ने इनके मेथड को काट दिया, या किसी ने कोई नया पॉइंट उठाया, और बाकी लोग द अदर और द पर्टिकुलर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन इट। तो ऐसे करके मॉडल करते गए। ठीक है, तो जब डाल्टन ने कहा तो पीपल हैज एक्सेप्टेड, क्योंकि वॉट एवर डाल्टन सेड दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक लॉज ऑफ combinations, है ना, that you would have let's say study law of mass conservation and everything. Law of mass conservation पढ़ा है? Anyone say yes or no? Yes. Yes Yes, sir. है ना, law of mass conservation is nothing but what Dalton said कि atom cannot be created or not destroyed. That means law of mass conservation means कि मैटर को आप जो है ना वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। So whatever before the reaction is going to, whatever the mass is going to be before the reaction, that is going to be after the reaction. There is not going to be new, let's say, atom is going to appear. समझ में आया कि कोई नया कोई atom appear नहीं होगा, right? So just to understand the simply, let's say if I am going to write this reaction, H2 plus O2 is going to form, let's say, H2O. So that means we are having, let's say, two atoms of hydrogen, two, let's say, molecules of hydrogen, and one molecule of, let's say, oxygen. What is happening is there is a chemical reaction is nothing but rearrangement of all these atoms. So that's how we are getting two molecule of H2O. This is what Dalton said कि chemical reaction is nothing but rearrangement of atom. पहले दो हाइड्रोजन एक साथ घूम रहे थे, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी घूमने लग गया। ठीक है, so this is nothing but mass conservation, क्योंकि atom conserve है तो mass भी conserve है। At that time everyone understand कि डाल्टन जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर बाद में आया कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता है which is present inside the atom. तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है? What is the electron, right? So Thomson said, अब now we are talking about electron. तो यहाँ से ये NCERT है, ठीक है, 11th NCERT. How to, let's say, download it, where to, let's say, find the NCERT link. How many people know how to download NCERT? Raise your hand. इनको पता है NCERT डाउनलोड कहाँ से करना है? बस 3 लोगों को पता है? ओहो, तो ये तो कॉमन चीज है, मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, so what you are going to do, you are going to go on NCERT website. I'm just going to take you right to NCERT website. So this is NCERT website, ncert.nic.in. just write NCERT over here, so you can write, you can get this, or NCERT books you are going to search, you will get. Okay, now in NCERT you are going to check PDF publication, sorry, in publication you are going to see PDF. Just go there, select class 11th, select subject, let's say chemistry, select book, let's say chemistry part 1, and go. Now you are getting all the chemistry, let's say this is chapter number 2, so you can just open, right? Structure of atom, download from here, so you all can download
all the NCERT books, है ना, 10th की, 11th की, all the subjects which you are going to study you can download it. समझ में आ गया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम कि NCERT कहाँ से उठानी है? NCERT पे जाना है, पब्लिकेशन PDF, ठीक है, PDF पे फिर आप you are going to search it. अब इसमें कुछ थ्योरी पार्ट है वो मैं यहीं से कवर कर दूंगा, राइट. सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडल के बाद वी आर गोइंग टू कम टू द सब एटॉमिक पार्टिकल. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वी व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, क्या याद करना है, तो एक टेबल बना रहा हूँ विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल. रिप्रेजेंटेशन and charge and mass. Now let's see कितने लोगों को ये charge mass याद है. रीना याद है? Do you remember all charge and mass of electron and proton? Can you hear Reena beta? Yes, sir. हाँ. I can hear you. Okay. So first let's say proton. Proton is also called as or hydrogen nucleus. Sir, what is title of third column? क्या? Third column Charge. का title Charge. Charge. Okay. ठीक है. हाइड्रोजन न्यूक्लियस. भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, कोई बताएगा? Deuterium, tritium and hydrogen. So this first one is people forget the name. That is called protium. क्या बोलते हैं इसको? Protium. This is deuterium and this is tritium. ठीक है. Now the percentage availability of this deuterium protium is 99.98%. So you can understand it is almost 100%. So protium is generally called as hydrogen, है ना. हाइड्रोजन की जब भी बात होती है तो ये प्रोटियम हो गया. प्रोटियम में है क्या? What is this I am signifying over here? ये किसको क्या बोलते हैं? जब भी कैसे लिखा हो Na1123, तो ये 11 क्या है? Atomic number. Atomic Number. Number. Atomic number और number of proton. ठीक है. Atomic number का मतलब क्या है? Number of protons. एंड यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है? मास नंबर. ये क्या है? Mass number. मास नंबर. मास नंबर मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. मास नंबर मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो यहाँ पे मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, राइट. तो अगर मैं मान लो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या होगा? उसमें केवल एक प्रोटॉन बचेगा. सो दैट्स व्हाई प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन न्यूक्लियस. अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? हाइड्रोजन न्यूक्लियस. प्रोटॉन का नाम कहाँ से आया है? प्रोटियम से. कहाँ से आया है? प्रोटॉन नेम itself is coming from protium. Protium nucleus or you can say hydrogen nucleus is nothing but proton. अरे तुम लोग हाँ ना नहीं बोलोगे ना तब तक मुझे मजा नहीं आएगा. मतलब मैं चाहता हूँ कि सब पूरा एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ ना वो सब समझ में आए, है ना. So keeps writing on Yes, sir, chat, है ना. बोलने की जरूरत नहीं है. You can write yes no yes no. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? Yes, ma'am. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is equals to charge of electron. The only thing is the sign over here for the charges in case of proton is positive, in case of electron it is negative. What is the mass of proton?
मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.672 into 10 to power minus 27 kg, 27. or you can say approximately 1 AMU. AMU क्या होता है? What is AMU? Atomic mass unit. Mass unit. Atomic mass unit, or you can say unified mass, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1.666 ऐसे चलता जाएगा into 10 to power minus 27 kg. So we are saying कि जो प्रोटॉन है उसका मास 1 AMU के बराबर है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. ये आपको वैल्यू याद रखनी है. अब इसमें कैच कहाँ पे है? कैच है यहाँ पे भी 1.6 है, यहाँ पे भी 1.6 है. तो स्टूडेंट मिक्स दीज टू, इसीलिए यूनिट याद रखना है. मास किस में होगा? किलोग्राम में. चार्ज किस में होगा? कूलम में. यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स इट, है ना. नहीं तो कई लोग ऐसे मिक्स कर देते हैं, मास की जगह चार्ज बताने लगते हैं, चार्ज की जगह मास बताने लगते हैं. तो डू नॉट डू दिस. ठीक है, चेंज. और इसको ग्राम में कितना हो जाएगा ये? कैसे? और 1.672 into 10 to power minus 24 ग्राम और 1 AMU. ठीक है, तो अब यहीं से समझ लेते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या है. 6.022 into 10 raised to 20. हाँ, एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट कि 1 ग्राम में कितने AMU आएंगे. हाउ मेनी AMUs आर गोइंग टू बी इन 1 ग्राम, है ना. 1 AMU इज नथिंग बट 1.66 into approximately 10 to power minus 24 ग्राम. तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 1.66 into 10 to power minus 24 AMU. 10 to power minus 24 10 to power plus 24 हो गई. तो ये 1 डिवाइड बाई 1.66 into 10 to power 24. 10 कॉमन ले लिया, तो दिस इज 10 into 10 to power 23 divided by 1.66, which is going to be approximately close to 6 into 10 to power 23. तो यहाँ से एवोगाड्रो नंबर आया. मतलब कभी कभी ये सोचा होगा ना, यही क्यों, तो यही यूं, है ना. इसलिए 1 AMU is nothing but 1.66 into 10 to power minus 24 grams. So 1 gram is going to have how many AMU? That is 6 Avogadro number. Okay, so this is, let's say, fun fact. You can remember this concept. Okay. How many AMUs are in 1 gram? ठीक है, चलते पीछे. Right. So what is going to be the charge of neutron? Let's say next subatomic particle is neutron. How you are going to represent it? We are going to represent it by N. What is the charge? 0. So What is the mass? What is the mass? 1.67 into 10 raised to minus 27. Correct. So 1.6755 we have written just to make sure that neutron is slightly heavier than proton. Okay? Neutron is slightly heavier than proton. Or you can say this is also approximately 1 AMU. So now you know that one neutron is having 1 AMU mass. One proton is also having 1 AMU mass. That means number of neutron and proton, that is mass number. Let's say if I'm going to say carbon mass number is 12. Carbon mass number is 12. That means number of proton plus neutron are going to be 12. And we also say sometime that the atomic mass of carbon is 12 AMU. Can you relate now these two things? Mass number को approximately हम ये भी बोलते हैं ना, mass number is approximately atomic mass. Can somebody tell me what is the difference between mass number and atomic mass? ऊपर से जा रहा हो तो बताते जाना भाई, हम मेरे को नहीं पता मैं किस लाइन लेंथ पे फेंक रहा हूँ, है ना. मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आस्क, आई विल रिपीट.
Can anyone say what is the difference between mass number and atomic mass? Sir, बोलो. yeah, mass number is the overall mass of that particular atom, like hydrogen, helium, nitrogen, and what you said next? Atomic mass. Atomic mass is the mass of that particular electron, proton, or neutron. That one constituent. Okay. So, right. Let me clarify what Reena said, but it is not exactly correct. But yes, I will tell you. The atomic mass is the mass of one atom. Atomic mass is nothing but mass of one atom. So, atomic mass, acha, atomic mass is nothing. We are not going to say this. If you are going to, let's say, check the exact value, then atomic mass is also not equals to mass of proton plus mass of neutron plus mass of electron. है ना, ये नहीं आएगा ऐसा. ठीक है. So there is a one example. I will tell you what is the example. So ऑक्सीजन के एटम का मास 15.996 AMU होता है. Do you know this? जब आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा होगा तो बोला गया होगा ये. Do you know this part? Yes or no? ठीक है, कोई बात नहीं पता है काफी लोगों को, राइट. तो देखो होता ये है कि ये अब उसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. तो चलो अभी पहले ये बात करते हैं. एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, है ना. मास ऑफ वन एटम, जब हम एक एटम है उसका बस मास नापेंगे वो हो जाएगा एटॉमिक मास. नाउ ऑब्वियसली दिस मास इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इन लेट्स से होल नंबर्स. जैसे मास नंबर क्या होता है, वो आपका होल नंबर है 12, है ना. नंबर ऑफ एटम और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा इंटीजर ही होंगे ना. यू कैन नॉट से 1.2 neutron, right? So the mass number is the integer value or approximate value of atomic mass. Mass number is approximate value of atomic mass, and atomic mass is exact mass of one atom. So you understand the difference? Right? Mass number is always going to be integer because number of proton plus neutron it is written. So this integer value is going to be approximate value of, है ना. अगर मान लो हम राउंड ऑफ कर देंगे एटॉमिक मास को तो ये वैल्यू आ जाएगी. इतनी बात समझ में आ गई. नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि एटॉमिक मास इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू मास ऑफ एटम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्वल. व्हाट इज द रीजन? Reason is related with the nuclear force. So I am just deviating a little bit, but since I have started, so I will tell you the reason. तो होता क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं उनके बीच में आपको ये बात पता होगा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट. So as the number of protons are increasing in the nucleus, there is going to be repulsion between protons. To hold those repulsion together, certain energy is required, है ना. जैसे मान लो घर में दो भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं ना. दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को एक साथ रहना है तो मम्मी पापा को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे. दे हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, है ना. अपना राइट एफर्ट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. देन ओनली दे कैन सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम कि भाई तुम्हें लोग 1000 रुपए दे रहे, तुम्हें भी 1000 पॉकेट मनी दे रहे, साथ साथ रहो, राइट. राइट. सो दैट इज व्हाट हैपन गोइंग टू हैपन कि ये जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इनको एक साथ रखने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है. दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. बाइंड का मतलब एक साथ बांध के रख रही है. नाउ दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? मास. E equals to mc square.
राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू इन्वेस्ट और खर्च हो जाएगी to keep nucleus or all the protons together, and that's why I have given this example कि यहाँ पे मास 16 EMU से कम है थोड़ा सा, जबकि 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी अगर थोड़ा काउंट कर लोगे तो ये वैल्यू 16 से ज्यादा होनी चाहिए। कम क्यों आ रही है? कम इसलिए आ रही है कि क्योंकि कुछ मास कहाँ चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये सब बातें आगे पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इतना मास खत्म हो गया, क्या करने में? एनर्जी को कन्वर्ट करने में। कौन सी एनर्जी को? बाइंडिंग एनर्जी। सो दैट इज वन थिंग। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। मास नंबर, इंटीजर वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम। तो इट इज गोइंग टू बी इन डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखी है ना। नंबर ऑफ मास की मास ऑफ प्रोटॉन इज नॉट एग्जैक्टली 1 EMU है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 EMU। तो कुछ डेसिमल में आएगा, राइट। ठीक है, हमेशा। सो दैट इज गोइंग टू बी एटॉमिक मास, एग्जैक्ट मास ऑफ वन एटम। Now this exact mass of one atom is not always going to, that is not going to be equals to mass, total mass of due to proton, mass of neutron and mass of electron. So there is small difference between all these three terms. Clear है? Then raise your hand. इतनी बात क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या बोला। जस्ट रेज योर हैंड, आई वांट टू सी ऑल द हैंड्स। जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं आया उनसे मैं पूछूंगा कि क्या नहीं आया है ना। तो बस हाँ, और अगर जो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं और है ना, वो बता दे मुझे कि क्या नहीं समझ में आया। ललित कैन यू हियर मी? ललित रविंद्र पाटिल। सर उठाया था, हाथ उठाया था, अभी लोअर हैंड किया। ओके, एनीवन? तो उठा के रखो भाई, सब लोग, नीचे नहीं करना है। चिराग, you are not able to understand? चिराग, Yes, sir. क्या बात नहीं समझ में आई तुम्हें? I had not asked anything. अरे I have asked something. Are you there in my class? कि मैंने क्या बताया अभी? अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। सर मुझे आप 1 मिनट के लिए एवोगैड्रो नंबर का वो दिखाओगे क्या? नहीं, अभी वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा था? अभी कि मैं क्या बता रहा था, बताओ। What I just explained right now. बेटा आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे? सर याद नहीं सर। याद नहीं, इसका मतलब तुम बैठे नहीं थे, कहाँ थे? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? सर ध्यान है। हाँ, सर लेक्चर पे ही ध्यान। लेक्चर में ध्यान है और तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने क्या बताया? कैसा ध्यान है? अच्छा बताओ। मुझे समझा सर आपने जो बताया। क्या बताया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें समझा नहीं। मैंने पूछा कि मैंने क्या बताया। अपने चार्ज ये सब बताया, एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करना है वो सब बताया। वेरी गुड, लेकिन अभी मैंने क्या बताया वो तुमने नहीं सुना है, क्योंकि यू आर नॉट सेइंग दोस थिंग ना। सर याद नहीं सुना। या फिर वही बात है, मेरे को, तुम क्या गजनी हो क्या? मतलब तुम्हें भूल जाओगे, याद नहीं है। जो बोला है वो टर्म तुम्हें, अगर तुमने सुना होगा तो तुम्हें याद होगा। तुमने सुना ही नहीं है। कब क्या कर रहे थे बताओ, कन्फेस, वरना मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा। क्या कर रहे थे? सर मैं इधर ही बैठा था। इधर नहीं सर बैठे थे? ध्यान था मेरा। सर मेरा ध्यान, ध्यान था। ध्यान नहीं था बेटा तेरा। मैं बता रहा हूँ तेरा ध्यान नहीं सर था। सर था ध्यान। देखो, मतलब कैसे, मतलब तुम्हारे पास कुछ कॉमन सेंस वगैरह कुछ है क्या? तुम सबने सब बेच दिया है। जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं था भाई, क्यों कह रहा हूँ? बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना। यस सर। Whatever you are saying, on the basis of that I am saying, I don't know ना, मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा हूँ ना।
लेकिन मैं कुछ मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये सब Can बता I रहा on था my video, sir? हाँ You were asking what is the difference between them. मास नंबर एटॉमिक नंबर एंड फिर मैंने कुछ मास डिफेक्ट बताया था. क्या होता है मास डिफेक्ट? सी आई डोंट हैव टू प्रूव Sir, एवरी मतलब टाइम. जब मैं बोलूँ ना कि तुम नहीं सुन रहे थे देन से यस आई एम नॉट लिसनिंग. बताओ ऐसे बहस का क्या फायदा होगा? यू वर नॉट लिसनिंग, यू नो इट ना. मेरे सामने प्रूव करके क्या फायदा है? बताओ. अच्छा बताओ भाई. चिराग पुजारी, अनदर चिराग, क्या बताया मैंने? सर आपने एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच का डिफरेंस बताया. क्या होता है डिफरेंस? एटॉमिक मास एब्सोल्यूट वैल्यू है जो एटम का है और मास नंबर अप्रॉक्स है. और अभी आपने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू दोनों का 8 है और इलेक्ट्रॉन का मिलकर ज़रा 16 के आगे रहना चाहिए. लेकिन जो प्रोटॉन के चार्जेस के बीच में एक्सपेल फोर्सेस ऑपोजिट है उसको एक साथ रखने के लिए ज़रा एनर्जी लगता है इसलिए उनका मास कम होता है. करेक्ट. ठीक है भाई चिराग, ये सब बताया था. अब तुम सुन नहीं रहे थे. दूसरे वाले चिराग से बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. तो और हर बार मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स. मेरे को क्या पता भाई तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो. व्हेन यू आर सेइंग समथिंग आई एम लिसनिंग दैट. ठीक है. तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. और यही मैं कह रहा था कि क्लास में ध्यान से सुनना है. ऑनलाइन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सिंस टीचर इज नॉट आस्किंग देन देयर इज नो कंपल्सन. टीचर इज नॉट सेइंग देन देयर इज नो कंपल्शन. है ना. ये तुम लोग ही गलती नहीं कर रहे हो. राइट. ये सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं. अब इसका फायदा किसे होगा? जो थोड़ा सिंसियर हो जाएगा उसको फायदा हो जाएगा. भाई क्या करना है यार? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कंपटीशन को बीट करना है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कंपटीशन को बीट करना है. बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे. उन कुछ बच्चों से तुम्हें है ना आगे निकलना है. राइट. यही करना है ना. बस बहुत आसान है. अभी तो माहौल भी ऐसा ही है कि सब नहीं पढ़ रहे हैं. तुम पढ़ लो थोड़ा. इफ यू आर लिटिल बिट सिंसियर इन दिस ऑनलाइन टीचिंग, है ना, जब क्लास में बैठे होंगे तो सब फोर्सफुली सब सुनते ही ना. तब तो बहुत कम चांस होता है ना कि कोई बच्चा सुन ना रहा हो, बैठा ना हो. राइट. पहली क्लास में ऐसा हो रहा है तो आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या होगा पता नहीं. बट दिस इज ट्रू. मेरे को ये दूसरा साल हो रहा है ऑनलाइन टी बताते बताते. तो मुझे पता है कि मैनी स्टूडेंट्स डोंट लिसन. दे डू समथिंग. मैंने पहले ही बोला था अभी कि क्लास में ध्यान से सुनने का मतलब नहीं है कि खाना खाने बैठ जाओगे, वॉशरूम चले जाओगे, घूमते रहोगे इधर उधर. यू स्किप समथिंग और ऐसे ही हो जाएगा. जब मैं पूछ लूंगा तो तुम कहोगे कि मैं सुन रहा था. मानोगे नहीं, फिर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा. एंड आई ऑलवेज फाइंड कि बहस से तो कोई फायदा होता नहीं है. राइट. द ओनली थिंग इज यू कैन अंडरस्टैंड इज व्हेन यू रियलाइज कि यार मैंने कुछ गलती की है. नाउ आई विल नॉट रिपीट इट. ठीक है. तो थोड़ा सा भी सिंसियर हो जाओगे आप बहुत आगे निकल जाओगे. सो कीप इन योर माइंड एवरी टाइम यू आर लिसनिंग ए प्रॉपर लेक्चर. अपने आप को शाबाशी दो कि यार तुमने ढंग से पढ़ाई करी है. एंड बी फील कॉन्फिडेंट कि यू आर बीटिंग द कॉम्पिटिशन. ठीक है. थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, अच्छा लगेगा. है ना. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग राइट तो अच्छा लगता है ना कि यार चलो हाँ अच्छा किया. राइट. सो बी पॉजिटिव इन दैट पार्ट. थोड़ा सा सिंसियर रहो. देखो अपने आप तुम लोग कंपटीशन को धीरे धीरे बीट करते रहोगे. चलो भाई ये तो हो गया difference between mass number, atomic mass, and why atomic mass is not equals to total mass due to proton, neutron, and electron. Now there is another is third. Now everyone can lower their hand. Electron. है ना. और मैंने अभी बोला था मैं डांटूंगा बहुत. है ना. खुल के डांटूंगा. आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर डांट खाने के लिए भी तैयार हो. सो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज minus. minus minus 1.6 1.6. times to power minus 19 coulomb. That is okay.
Now this is the smallest, let's say, representation of charge, any charge. मतलब हम जब भी चार्ज की बात करते हैं तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना? So this is nothing but smallest representation of charge. ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी कोई चार्ज बोलना है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही होगा, राइट? So I can say 1 electron, 2 electron, 5 electron. I cannot say 3.5 electron. समझ में आया? आधा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता. सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है. What is the mass of electron? 9.1 into 10 to power minus 31 kg. है ना? Now you can see this value is quite, let's say, smaller than this value. जो हम ऐसे लिख रहे हैं तो शायद उतना आइडिया नहीं लग रहा है ना, कैसे लग रहा है 27 और 31 ही है, बट दीज आर इन पावर, you know, minus 31. So mass of proton is approximately 1837 times bigger than mass of electron. So you can see this mass of electron is approximately negligible with respect to electron. With respect to mass of proton. The mass of electron is negligible. That's why, you know, sometimes we don't consider the mass of electron. जब भी कभी मास ऑफ एटम की बात आती है तो न्यूट्रॉन मास नंबर में, व्हाई वी हैव ओनली काउंटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड द मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. इट्स वेरी वेरी स्मॉल. इट्स जस्ट लाइक कि लेट्स से एक ट्रेन का मास है और एक आदमी का मास है. ट्रेन के इंजन का मास है मतलब, और एक आदमी का मास है. ट्रेन के इंजन के सामने आदमी, पर्सन का मास क्या है? कुछ नहीं, राइट? So you can understand like this, and this is how much bigger and heavier, let's say, this mass value is. In fact, train का ही mass आ जाएगा, पूरी train आ जाएगी 1837 में. Now this is very very high. ठीक है? So you can ignore this mass, and that's why there is another representation which we are going to write. The representation over here is, since lower में हम लिखते हैं कि what is the charge. नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है? हाउ मच इज द चार्ज? सो 1. व्हाट इज द मास? मास नंबर 1. इस 1 का मतलब क्या है? चार्ज 1 है, 1 यूनिट चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, राइट? व्हाट इज दिस मीनिंग इज द मास इज 1 AMU मास है. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंटेशन? दिस इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज. 1 यूनिट चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है. दिस इज mass, 1 AMU mass, right? There is going to be mass. मैं लिख देता हूँ mass, okay? And that is representing charge, right? So tell me what is going to be representation over here? 0, neutral, and this is going to be 1. ठीक है? What is going to be representation here? -1, -1, 0, because this mass is negligible, so we are writing 0. These are the representation for writing proton, neutron, and electron. And you have to remember what is the charge and mass value. Now let's see where we are going to use this, let's say, type of representation. So you can recall nuclear reactions. You can recall nuclear reactions like this. Have you seen nuclear fission? पढ़ा है ये? yes sir. Yes, sir. है ना? Yes. So you would have seen the nuclear, let's say, uranium nucleus. If you are going to bombard, let's say, neutron, then it is going to, let's say, break into 2, let's say, part. So let's say it is going to be in krypton, that is 36, and barium, that is, let's say, 92. So like this, it is going to break. So this is 91, 142 plus 0 and 1. How many neutrons are going to emit? 3. So this representation you are going to see in nuclear reactions. Okay? So let's say there is another example. If I am going to say कि अच्छा कितने लोगों को पता है कि in nucleus protons are going to convert into neutrons and neutrons are going to convert into protons. These are going to interchange. These can interchange.
ये बात पता है किसी को? नो सर। नहीं। ओके ठीक है, तो लेट्स से अभी राइट नाउ ये समझ लेते हैं। तो ये प्रोटॉन हो गया, लेट्स से इट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन। नाउ इफ आई हैव रिटन हियर, तो न्यूट्रॉन के साथ साथ फिर क्या निकलेगा? -1e0। द टोटल मास इज 1 + 0 1, टोटल चार्ज इज 0, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओके 0 and 1 is going to convert into 1p1 plus -1e0. So total charge is, total mass is 1. So 1 + 0 1. Total charge is 1. 1 - 1 is 0. Total charge is, sorry, 0. 1 - 1 is 0. So these are the balance reaction. Now this part is also called as beta radiation. आपने पढ़ा है ना बीटा रेडिएशन? सुना है बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो बीटा रेडिएशन जब भी निकलेगा तो होगा क्या? न्यूट्रॉन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। प्रोटॉन है ना, जब भी बीटा डिके होगा देन न्यूट्रॉन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। अभी एक्साइटिंग हो गया ना रिप्रेजेंटेशन से, बहुत सारी चीजें हम समझने लग गए। ठीक है, तो obviously there are a lot of example, we are going to understand slowly. yes Shreyas बोलो सर भाई। रीड कैसे करते हैं इसको? हाँ सर आपने अभी रीड कैसे किया? 0 and 1 ऐसे रीड करते हैं क्या इन्हें? हाँ, या फिर ऐसे भी रीड मत करो, न्यूट्रॉन इज गोइंग टू गिव प्रोटॉन प्लस बीटा रेडिएशन, दैट यू कैन से। ओके सर। ठीक है, so this is now from here we can write some more things. So since we have written for subatomic particle, we are going to understand something more. So we are going to understand about alpha rays also. For radiations we are going to write the same thing. So there is, let's say, alpha rays. Alpha rays are called helium nucleus. The representation is nothing but He24. That is telling you what is 2 means. The charge is 2 times electron. The charge is plus 2 times of electron, and the mass is approximately, mass of alpha particle is nothing but 4 AMU. So you can remember this. Beta rays. Beta rays are also called as electron. The representation is -1v0, or you can say -1e0, right? Whatever. The charge is going to be -1e. The mass of, let's say, beta rays is going to be mass of electron. ठीक है, and there is gamma rays. Gamma rays is nothing but only energy. This is energy. There is no mass, no charge. So energy, or you can say photon. This is the term we are going to see it later on in the atomic structure. So this is photon, and it is represented as 0 0. So charge 0, mass 0. ठीक है, okay Vivek. So that's it. These are the representation. What do you have to do? What is the homework? पढ़ना क्या है? NCERT डाउनलोड करो, रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ के आना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब रदरफोर्ड, ये सब पढ़ के आना है ना, रिवाइज करके आओगे कि क्या था ये सब, है ना, हिस्ट्री, इसको खत्म करना है जल्दी से। ठीक है, और क्लास ध्यान से सुन रहा है। मैं जैसे ये अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, छोटे छोटे डिफरेंसेस बताए, मास नंबर, राइट, एंड एटॉमिक मास, और लेट्स से व्हाई द एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब बताया। या फिर ये अभी आपको बताया है ना कि कैसे ये प्रोटॉन और बीटा रेडिएशन का मतलब क्या है ना, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन एंड गिविंग बीटा रेडिएशन। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये आपको ग्रास्प करने अच्छी तरह से, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट। कहाँ तक पढ़ के आना है? रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ के आना है, चाहे अपनी 10th 9th की बुक को उठा के पढ़ लो,
चाहे एनसीईआरटी डाउनलोड करो और इसको पढ़ लो, राइट। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, क्या पूछूंगा, ये टेबल पूछूंगा जो मैंने अभी पढ़ाई है, राइट, ये वैल्यूज। ठीक है, कोई लिख रहा है तो लिख लो, लेट्स अदर और एनीवन हैविंग डाउट दे कैन आस्क, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, वी कैन लीव। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, वो बीटा रेडिएशन वाला एक बार वापस बताओगे क्या? नेट कनेक्शन थोड़ा वीक था तो सही से आवाज नहीं आया आपका। so I am saying this part ना, यस सर। so what is happening in some, let's say, isotope, देखो, you know that every element, this is also concept, so listen, every elements are having a lot of isotope, जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 है, 13 है, 14 भी है, कार्बन 14 you have seen in carbon dating, right, you have seen in carbon dating, finding the age of few fossils, right। तो हर एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप होते हैं और सारे स्टेबल नहीं है, राइट। लेट्स से one is the most one is the most stable, एक तो सबका है ही स्टेबल, किसी के दो भी है ना। तो ऐसा है कि कई सारे आइसोटोप स्टेबल नहीं है, तो जो स्टेबल अनस्टेबल है दोज आर रेडियो एक्टिव। तो वो अनस्टेबल है तो उनमें होता क्या है, राइट, हाउ दे आर, लेट्स से, तो कहीं पे हो सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, व्हाट इज हैपनिंग, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। अच्छा, बीटा रेडिएशन में कितने लोगों को ये पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, ये पता है तुम्हें? नहीं सर। ये नहीं पता है कि जहाँ बीटा रेडिएशन होता है वहां पे एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है? नहीं। अच्छा, सर हाँ, सर हम लोग ने मतलब मैंने तो पहले रेडिएशन पढ़ा ही नहीं था कॉन्सेप्ट, सो कोई बात नहीं, ये तो हमने बस ऐसे ही बता दिया है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाया जाएगा, राइट। सर आपने जो ये टेबल बनाया नीचे फॉर रेडिएशन वाला, वो अभी है इम्पोर्टेंट क्योंकि लिखना था। हाँ, ये तो अभी यूज होगा, ठीक है, ये लिख लो। सो सर व्हाट तो इज उसमें हैपनिंग वो इज जब न्यूट्रॉन इज, हाँ, आगे आपने लिखा ना +2e -1e, वो क्या है? चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जनरली वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे मेरा हमेशा। सो +2e मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -1e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट। हाँ सर, और m क्या है इसमें? m alpha, mass of alpha particle, which is nothing but approximately 4 AMU. Mass of beta particle is nothing but mass of electron. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि what is going to happen जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो बीटा रेडिएशन देगा, is going to happen. Now how you are going to balance this reaction, कि आपको मास बैलेंस करना है, तो मास कितना है 1 + 0, 1 है यहाँ पे, सही है, यहाँ 0 है चार्ज, तो 1 यहाँ पे कितना आएगा -1, and that's why we can say बीटा रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ सर, यस सर। ओके, दैट्स इट, चलो बाय। Bye, sir. Thank you.